माँ, आपको अब समझना पड़ेगा। आखिर क्यों अपने फैसले आप निशा पर थोपना चाहती हैं? मम्मी, मैं अब आपकी इन हरकतों से परेशान हो गई हूँ। अब आपको भी खुद को समझाना होगा, क्योंकि निशा दीदी अब कोई छोटी बच्ची नहीं रही। निधि ने अपनी माँ को समझाने के लिहाज से कहा। बजाय सुनने के सुलेखा जी कहने लगी, लेकिन निधि ने माँ को टोक दिया। पहले दीदी के लिए आए 2 लायक रिश्तों को आपने इसलिए इनकार कर दिया कि वे दुहाजू हैं, और अब जब एक कुंवारा लड़का मिल रहा है तो आप इसलिए मना कर रही हैं कि उसमें ज़रूर कुछ कमी होगी जो अब तक कुंवारा है। आखिर आप चाहती क्या हैं? निशा की भलाई और क्या? सुलेखा जी भी चिढ़े स्वर में बोली। मगर यह कैसी भलाई है माँ कि बस वर का बायोडाटा दिखते ही आप और रिंकू भैया ऐलान कर दें कि यह निशा के लायक नहीं है। आपने हर तरह से उस लड़के के बारे में यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि उसकी अब तक शादी ना करने की क्या वजह है। शादी के बाद यह कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगी है माँ? रिंकू ने व्यंग से पूछा। कम तो खैर मैं कभी नहीं बोलती थी भैया, बस शादी के बाद सही बोलने की हिम्मत आ गई है। निधि व्यंग से मुस्कुराई। बोलने की ही हिम्मत आई है? रिंकू ने कटाक्ष किया। सीधी सी बात है, 35 साल तक कुंवारा रहने वाला आदमी दिल जला होगा। फिर तो वह दीदी के लिए सर्वथा लायक है। निधि ने बात काटी, क्योंकि दीदी भी अपने बैचमेट अभिषेक के साथ दिल जलाकर सर्द वादियों में घूम चुकी है। अरे, तुम तो शादी के बाद बेशर्म भी हो गई हो निधि। कैसे अपने परिवार और करियर के प्रति समर्पित दीदी पर इतना घिनौना आरोप लगा रही हो? रिंकू की पत्नी अथवा भाभी ने पूछा। यह आरोप नहीं, हकीकत है भाभी। दीदी की सगाई उनके बैचमेट अभिषेक से होने वाली थी, लेकिन उससे 1 सप्ताह पहले ही पापा को हार्ट अटैक पड़ गया। पापा जब आईसीयू में थे तो मैंने दीदी को फ़ोन पर कहते सुना था, पापा अगर बच भी गए तो सामान्य जीवन नहीं जी पाएंगे, इसलिए बड़ी और कमाऊ होने के नाते परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी मेरी है। सो जब तक रिंकू आईएएस प्रतियोगिता में पास ना हो जाए और निधि डॉक्टर ना बन जाए, मैं शादी नहीं कर सकती। अभिषेक इस सब में कई साल लग जाएंगे, सो बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। उसके बाद दीदी ने दृढ़ता से शादी करने से मना कर दिया। रिश्तेदारों ने भी उनका साथ दिया, क्योंकि अपाहिज पापा की तीमारदारी का खर्चा तो उनके परिवार का कमाऊ सदस्य ही उठा सकता था, और वह सिर्फ दीदी थी। पापा ने अंतिम सांस लेने से पहले दीदी से वचन लिया था कि रिंकू भैया और मेरे व्यवस्थित होने के बाद वे अपनी शादी के लिए मना नहीं करेंगी। आपको तो पता ही है कि मैंने स्कॉलरशिप छोड़कर अंकित से शादी क्यों की, ताकि दीदी पापा की अंतिम इच्छा पूरी कर सकें। हमारे लिए उसके पापा की अंतिम इच्छा से बढ़कर निशा की अपनी इच्छा और भलाई जरूरी है, माँ ने तटस्थता से कहा। पापा की अंतिम इच्छा पूरी करना दीदी की इच्छाओं में से एक है, निधि बोली। रहा भलाई का सवाल तो आप लोग केवल अच्छा घर वर सुझाएं, उसके अपने अनुरूप या अनुकूल होने का फैसला दीदी को करने दीजिए। और अगर हमने ऐसा नहीं किया ना माँ, तो यह दीदी की परम हितैषी स्वयं दीदी के लिए घर वर ढूंढने निकल पड़ेगी। रिंकू व्यंग से हंसा। बिल्कुल सही समझा आपने भैया। इससे पहले कि मैं और मेरे पति अमेरिका जाएं, मैं चाहूँगी कि दीदी का भी अपना घर संसार बस जाए। आज मैं जो हूँ दीदी की मेहनत और त्याग के कारण। सच कहिए, अगर दीदी ना होती तो आप लोग मेरी डॉक्टरी की पढ़ाई का खर्चा उठा सकते थे? निधि ने तल्ख स्वर में पूछा। आपके लिए तो पापा की मृत्यु मेहनत से बचने का बहाना बन गई है भैया, बगैर यह परवाह किए कि पापा का सपना आपको आईएएस अधिकारी बनना था। आपने उनकी जगह मिल रही बैंक की नौकरी ले ली, क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाहते थे। माँ भी आपसे मेहनत नहीं करवाना चाहती थी, और फिर पापा के समय की आन बान बनाए रखने को आईएएस अफसर दीदी तो थी ही, नहीं तो आपकी बजाय यह नौकरी माँ भी तो कर सकती थी। आप पढ़ाई और दीदी शादी, ये गड़े मुर्दे उखाड़ कर तो कहना क्या चाहती हैं? माँ ने झल्लाए स्वर में पूछा। यही कि पुत्र मोह में दीदी के साथ अब और अन्याय मत कीजिए। भैया की गृहस्थी चलाने की बजाय उन्हें अब अपना घर संसार बसाने दीजिए। फिलहाल उस डॉक्टर का विवरण मुझे दे दीजिए, मैं उसके बारे में पता लगाती हूँ।
निधि ने उठते हुए कहा। वह हम लगा लेंगे, मगर आप चली कहाँ? अभी बैठो ना, भाभी ने आग्रह किया। अस्पताल जाने का समय हो गया है भाभी, कहकर निधि चल पड़ी। माँ और रिंकू ने रोका भी नहीं, जबकि माँ को मालूम था कि आज उसकी छुट्टी है। निधि सीधे निशा के ऑफिस गई। आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है दीदी। अगर आप अभी व्यस्त हैं तो मैं इंतज़ार कर लेती हूँ, उसने बगैर किसी भूमिका के कहा। अभी मैं एक मीटिंग में जा रही हूँ, घंटे भर तो वह चलेगी ही। तू ऐसा कर, घर चली जा, मैं मीटिंग ख़त्म होते ही आ जाऊँगी। घर से तो आ ही रही हूँ, अब ऐसा करिए मेरे घर आ जाइए। अंकित की रात 10 बजे तक ड्यूटी है, वह जब तक आएंगे हमारी बात ख़त्म हो जाएगी। ऐसी क्या बात है निधि जो माँ और अंकित के सामने नहीं हो सकती है? बहनों की बात बहनों में ही रहने दो ना दीदी। अच्छी बात है, निशा मुस्कुराई। मीटिंग ख़त्म होते ही तेरे घर पहुंचती हूँ। उसे लगा कि निधि अमेरिका जाने से पहले कुछ खास खरीदने के लिए उसकी सिफारिश चाहती होगी। मीटिंग ख़त्म होते ही वह निधि के घर आ गई। अब बता क्या बात है? निशा ने चाय पीने के बाद पूछा। मैं चाहती हूँ दीदी कि मेरे और अंकित के अमेरिका जाने से पहले आप पापा को दिया हुआ अपना वचन कि जिम्मेदारियाँ पूरी होते ही आप शादी कर लेंगी, पूरा कर लें। निधि ने बगैर किसी भूमिका के कहा। वैसे आपकी जिम्मेदारी तो मेरे डॉक्टर बनते ही पूरी हो गई थी, फिर भी आप मेरी शादी करवाना चाहती थी, सो मैंने वह भी कर ली। लेकिन मेरी जिम्मेदारियां तो ख़त्म नहीं हुई बहन, निशा ने बात काटी। रिंकू अपना परिवार ही नहीं संभाल पाता है तो माँ को कैसे संभालेगा? यानी ना कभी जिम्मेदारियां पूरी होंगी और ना पापा की अंतिम इच्छा। जीने वालों के लिए ही नहीं, पापा के प्रति भी आपका कुछ कर्तव्य है दीदी। निशा ने एक सांस ली। मैंने यह वचन पापा को ही नहीं अभिषेक को भी दिया था निधि, और जो उसने मेरे लिए किया है उसके बाद उसे दिया हुआ वचन पूरा करना भी मेरा फ़र्ज बनता है। लेकिन महज वचन के कारण जिम्मेदारियां से मुंह तो नहीं मोड़ सकती। माँ के लिए पापा की पेंशन काफ़ी है दीदी, और ज़रूरत पड़ने पर पैसे से मैं और आप दोनों ही उनकी मदद कर सकते हैं, उन्हें अपने पास रख सकते हैं। रिंकू भैया का परिवार उसकी निजी समस्या है, मेहनत करे तो दोनों मियाँ बीवी अच्छा खासा कमा सकते हैं, उनके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, निधि ने आवेश से कहा और फिर हिचकते हुए पूछा। माफ़ करना दीदी, मगर मुझे याद नहीं आ रहा है कि अभिषेक ने आपके लिए क्या किया। मुझे रुसवाई से बचाने के लिए अभिषेक ने मेहनत से मिली आईएएस की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि हमारे सभी साथियों को हमारी प्रेम कहानी और होने वाली सगाई के बारे में मालूम था। एक ही विभाग में होने के कारण गाहे बगाहे मुलाकात होती और फिर अफवाहें भी उड़ती। सो मुझे इस सब से बचाने के लिए अभिषेक नौकरी छोड़कर जाने कहाँ चला गया। आपने उसे तलाशने की कोशिश नहीं की? उसके किए कराए यानी त्याग पर पानी फिरने के लिए? यह बात भी ठीक है। देखिए दीदी, जब आप वचनबद्ध हुई तब आपकी जिम्मेदारी केवल भैया और मेरी पढ़ाई पूरी करवाने तक सीमित थी, लेकिन आपने हमारी शादियां भी करवा दी। अब उसके बाद की जिम्मेदारियां आपके वचन की परिधि से बाहर हैं, और अब आपका फ़र्ज़ केवल अपना वचन निभाना है। बहुत जीली दूसरों के लिए और यादों के सहारे, अब अपने लिए जी कर देखिए दीदी, कुछ नए यादगार क्षण संजोने की कोशिश करिए। कहती तो तू ठीक है, तो फिर आज से ही इंटरनेट पर अपने मनपसंद जीवन साथी की तलाश शुरू कर दीजिए। माँ तो पुत्र मोह में आपकी शादी करवाएंगी ही नहीं। यही सब सोचकर तो मैं शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तेरा यह कहना भी ठीक है कि पैसे से तो उन लोगों की मदद हमेशा की जा सकती है। मैं आपको साथी.com पर उपलब्ध। थोड़ा सब्र करनी थी, निशा ने बात काटी। उससे पहले मुझे स्वयं को किसी नितांत अजनबी के साथ जीने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना होगा, और मुझे यह भी मालूम नहीं है कि मेरी उससे क्या अपेक्षाएं होंगी या व्यक्तिगत जीवन में मेरी अपनी मान्यताएं क्या हैं। इन सब के लिए चिंतन की आवश्यकता है, और उसके लिए एकांत की, जो आपको दफ्तर और घर की जिम्मेदारियों के चलते तो मिलने से रहा। आप लंबी छुट्टी लेकर या तो पहाड़ियों में या समुद्र तट पर एकांतवास कीजिए। सुझाव तो अच्छा है, सोचूंगी, मगर आज ही रात को। निधि ने जिद की। निशा ने सोचा जरूर, लेकिन अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में।
पापा बैंक ऑफिसर थे, लेकिन चाहते थे कि उनके बच्चे उनसे बढ़कर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बने। निशा का तो प्रथम प्रयास में ही चयन हो गया। निधि ने हाई स्कूल में ही बता दिया था कि उसकी रुचि जीव विज्ञान में है और वह डॉक्टर बनेगी। पापा ने सहर्ष अनुमति दे दी थी। माँ के लाडले रिंकू का दिल पढ़ाई में नहीं लगता था, फिर भी पापा के डर से पढ़ रहा था। लेकिन पापा के जाते ही उसने पढ़ाई छोड़कर बदले में मिली बैंक की नौकरी कर ली। माँ ने भी उसका यह कहकर साथ दिया कि वह तेरा हाथ बटाना चाह रहा है। निशा, बैंक की प्रतियोगी परीक्षाएं देकर तरक्की भी तो करता रहेगा। लेकिन हाथ बटाने के बजाय रिंकू ने अपना भार भी उस पर डाल दिया था। जहाँ उसकी नियुक्ति होती थी वहीं रिंकू भी अपना तबादला करवा लेता था, आईएएस अफसर बहन का रौब डालकर। तरक्की पाने की ना तो लालसा थी और ना ही ज़रूरत, क्योंकि निशा को मिलने वाली सब सुविधाओं का उपभोग तो वही करता था। रिंकू और उसके परिवार की ज़रूरतों के लिए माँ निशा को उसी स्वर में याद दिलाया करती थी जिसमें वह कभी पापा से घर के बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने को कहती थी। यानी माँ के ख्याल में रिंकू का परिवार निशा का उत्तरदायित्व था। निशा को इससे कुछ ऐतराज भी नहीं था। उसकी अपनी इच्छाएं तो अभिषेक से बिछुड़ने के साथ ही खत्म हो गई थी। उसे रिंकू या उसके परिवार से कोई शिकायत भी नहीं थी। बस बीच बीच में पापा के अंतिम शब्द, जब ये दोनों अपने घर परिवार में व्यवस्थित हो जाएंगे तो तू अकेली क्या करेगी बेटी? जिन सपनों की तूने आज आहुति दी है उन्हें पुनर्जीवित करके फिर जिएगी तो मेरी भटकती आत्मा को शांति मिल जाएगी। जिस तरह तू मेरी जिम्मेदारियां निभाने को कटिबद्ध है, उसी तरह मेरी अंतिम इच्छा पूरी करने को भी रहना। याद आकर कचोट जाते थे। ऐसा भी कुछ अभिषेक ने भी कहा था। जिस तरह अपने परिवार के प्रति तुम्हारा फर्ज तुम्हें शादी करने से रोक रहा है, उसी तरह अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध कुछ साल तक तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी होने के इंतज़ार में शादी न करने के फैसले पर मैं चाह कर भी अड़िग नहीं रह पा रहा। कैसे जी पाऊंगा किसी और के साथ नहीं जानता, लेकिन फ़िलहाल दफ्तर और घर के दायित्व निभाने में मेरा और तुम्हारा समय कट ही जाया करेगा। लेकिन जब तुम दायित्व मुक्त हो जाओगी तब क्या करोगी निशा? मैं यह सोच सोच कर परेशान हो जाया करूँगा कि तुम अकेली क्या कर रही होगी। फुर्सत से तुम्हारी यादों के सहारे जी रही होंगी, और क्या। जीने के लिए यादों के सहारे के अलावा किसी अपने के सहारे की भी ज़रूरत होती है। मैं तो खैर सहारे के लिए नहीं, माँ बाप की जिद से मजबूर होकर शादी कर रहा हूँ। लेकिन तुम जीवन की सांध्य वेला में अकेली मत रहना। मेरे सुकून के लिए शादी कर लेना। रिंकू के परिवार के रहते अकेली होने का तो सवाल ही नहीं था, लेकिन घर में अपनेपन की उष्मा निधि के जाते ही ख़त्म हो गई थी और सिर्फ रह गया था फरमाइशों और शिकायतों का अंतहीन सिलसिला। शिकायत करते हुए रिंकू और माँ को अपनी फरमाइश की तारीख तो याद रहती थी, लेकिन यह पूछना नहीं कि निशा किस वजह से वह काम नहीं कर सकी। वैसे भी लगातार काम करते करते वह काफ़ी थक चुकी थी और छुट्टियां भी जमा थीं, सो उसने सोचा कि कुछ दिन को कहीं घूम ही आए। उसकी सचिव नेहा जब तब केरल की तारीफ करती रहती थी। तन मन को शांति और स्फूर्ति से भरना हो तो कभी भी केरल जाने पर ऐसा लगेगा कि आपका पुनर्जन्म हो गया है। अगले रोज उसने नेहा से पूछा कि वह काम की थकान उतारने को कुछ दिन शोर शराबे से दूर प्रकृति के किसी सुरमय स्थान पर रहना चाहती है, सो कहाँ जाए। वैसे तो केरल में ऐसी जगहों की भरमार है, नेहा ने उत्साह से बताया। लेकिन वहाँ तक जाना कैसे होगा? वहाँ तक प्लेन से। उसके बाद आपको एयरपोर्ट से वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी अपने ऑफिस वालों की होगी। आप अपने जाने की तारीख तय करिए, बाकी सब व्यवस्था मुझ पर छोड़ दीजिए। लंच ब्रेक में निधि का फ़ोन आया। हाँ भाई, छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया है केरल जाने का। निशा ने उसे सब बताया। लेकिन घर वालों के लिए आप छुट्टी पर नहीं, टूर पर जा रही हैं दीदी, वरना सभी आपके साथ केरल घूमने चल पड़ेंगे, निधि ने आगाह किया। निधि का कहना ठीक था। सब तैयारी हो जाने से एक रोज पहले उसने सबको बताया कि वह केरल जा रही है। केरल घूमने तो हम सब भी चलेंगे, भाभी ने कहा। मैं केरल प्लेन से जा रही हूँ, सरकारी गाड़ी से नहीं, जिसमें बैठकर तुम सब मेरे साथ टूर पर चल पड़ते हो।
हम क्या प्लेन में नहीं बैठ सकते? रिंकू ने पूछा। ज़रूर बैठ सकते हो, मगर टिकट लेकर, और फिलहाल मेरा तो कल सुबह 9 बजे का टिकट कट चुका है, कहकर निशा अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह सबके सामने ड्राइवर को कुछ फाइलें पकड़ाते हुए उसने कहा, मुझे एयरपोर्ट छोड़कर रंजन साहब के घर चले जाना। ये 2 फाइलें उन्हें दे देना और ये 2 ऑफिस में नेहा को। प्लेन में अपनी बराबर की सीट पर बैठी युवती से यह सुनकर कि वह एक प्रकाशन संस्थान में काम करती है और एक लेखक के पास एक किताब की प्रस्तावना पर विचार विमर्श करने जा रही है, निशा ने आश्चर्य से पूछा, अपने यहाँ लेखकों को कब से इतना सम्मान मिलने लगा? मैडम, आप शायद नहीं जानती, युवती खिसिया कर बोली। बेस्ट सेलर के लेखक के लिए कुछ भी करना पड़ता है। ये महानुभाव केरल से बाहर जाने को तैयार ही नहीं होते, सो बात करने के लिए हमें ही यहाँ आना पड़ता है। इससे पहले कि निशा पूछती कि वे महानुभाव हैं कौन, युवती ने उसका परिचय पूछ लिया और यह जानने पर कि वह आईएएस अधिकारी हैं और एकांतवास करने के लिए जा रही है, बड़ी प्रभावित हुई और उसके बारे में अधिक से अधिक पूछने लगी। निशा ने उसे अपना कार्ड दे दिया। नेहा का कहना ठीक था, वाटरफॉल वैसी ही जगह थी जैसा वह चाहती थी। गेस्ट हाउस में भी हर तरह का आराम था। बगैर अपने बारे में सोचे वह अभी प्रकृति की छटा और निरंतर बदलते रंग निहारने का आनंद ले रही थी कि अगली सुबह ही अभिषेक को देखकर हैरान रह गई। तुम यहाँ? वह इतना ही कह सकी। हाँ मैं, अभिषेक हंसा। वैसे तो कहीं आता जाता नहीं, लेकिन यह जानकर कि तुम यहाँ हो, तुमसे मिलने का लोभ सवरण न कर सका। लेकिन तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? रेखा यानी उस युवती ने जो कल तुम्हारे साथ प्लेन में थी, अभिषेक ने सामने पत्थर पर बैठते हुए कहा। असल में मैं उसके प्रकाशन संस्थान के लिए आईएएस प्रतियोगिता के लिए उपयोगी किताबें लिखता हूँ। रेखा चाहती है कि प्रतियोगिता में सफल होने के बाद सफलता बनाए रखने के लिए क्या करें, इस विषय पर मैं कुछ लिखूं। तो मैंने कहा कि मुझे नौकरी छोड़े कई साल हो चुके हैं और आज के प्रकाशन के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, तो उसने तुम्हारे बारे में बताया और कहा कि आपसे मिलकर आजकल के हालात के बारे में जानकारी ले लूं। रेखा को तो तुम्हारे एकांतवास में खलल न डालने को मना कर दिया, लेकिन खुद को आने से रोक ना सका। ऐसे हैरानी से क्या देख रही हो? मैं अभिषेक ही हूँ निशा। उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन तुम और लेखन, यकीन नहीं होता। अभिषेक, यकीन ना होने लायक ही तो अब तक मेरी ज़िंदगी में होता रहा है निशा। अभिषेक सांस लेकर बोला। पुराने परिवेश से कटने के लिए मैंने यूनिवर्सिटी में प्रवक्ता की नौकरी कर ली थी और वक्त काटने के लिए आईएएस प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाया करता था। उनके सफल होने पर इतने विद्यार्थी आने लगे कि मुझे नौकरी छोड़कर कोचिंग क्लास खोलनी पड़ी। मेरे एक शिष्य ने मेरे दिए क्लास नोट्स का संकलन कर प्रकाशन करवा दिया। वह बहुत ही लोकप्रिय हुआ और प्रकाशक इस विषय की और किताबों के लिए मेरे पीछे पड़ गए और इस तरह मैं सफल लेखक बन गया। अब तो पढ़ना भी छोड़ दिया है, बस लिखता हूँ। लिखने भर से घर का खर्च चलता है, बड़े आराम से। अकेले आदमी का ज़्यादा खर्च भी तो नहीं होता है। यानी तुमने माता पिता की खुशी की खातिर शादी नहीं की? शादी करने से मना भी नहीं किया। अभिषेक हंसा। जो लोग मुझे अपना दामाद बनाने के लिए हाथ बांधे पापा के आगे पीछे घूमते थे, वे तो मेरी नौकरी छोड़ते ही बरसात की धूप की तरह गायब हो गए। जो लोग प्रवक्ता को लड़की देने के लिए तैयार थे, वे माँ पापा की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। उनकी तलाश अभी भी जारी है, लेकिन केरल में बसे एक लेखक को कौन दिल्ली वाला लड़की देगा? और तुम बताओ, यह एकांतवास किस लिए? संन्यास लेने का इरादा है? निशा हंस पड़ी। असलियत तो इसके विपरीत है अभिषेक, और उसने निधि के सुझाव के बारे में विस्तार से बताया। दूसरे शब्दों में कहें तो मम्मी पापा की तलाश खत्म हो गई। अभिषेक हंसा। वैसे तो मैं यहाँ से वापस जाने वाला नहीं था, लेकिन तुम्हारे साथ कहीं भी चल सकता हूँ। मैं भी यहाँ आ सकती हूँ अभिषेक, लेकिन क्या गुजरे कल को आज बनाना संभव होगा? अगर तुम मुझे जिलाना और खुद जिंदा होना चाहो तो। निशा के मोबाइल की घंटी बजी। रिंकू का फ़ोन था। दीदी, अशोक जब परसों दोपहर तक गाड़ी लेकर नहीं आया तो मैंने उसके मोबाइल पर उसे आने के लिए फ़ोन किया।
लेकिन उसने कहा कि वह रंजन साहब की ड्यूटी में है और उनके कहने पर ही हमारे यहाँ आ सकता है, सो मैंने उनसे बात करनी चाहिए। परसों तो रंजन साहब से बात नहीं हो सकी, वे मीटिंग में थे। कल बड़ी मुश्किल से शाम को मिले तो बोले कि वे इस विषय में कुछ नहीं कर सकते हैं, बेहतर है कि नेहा से बात करूं। नेहा कहती है कि छुट्टी पर गए किसी भी अधिकारी को गाड़ी उसके कार्यभार संभालने वाले अधिकारी को दी जाती है और परिवार के लिए गाड़ी भेजने का नियम तो नहीं है, लेकिन निशा मैडम कहेंगी तो भिजवा देंगे। आप तुरंत नेहा को फ़ोन कीजिए गाड़ी भिजवाने को। जब परिवार के लिए गाड़ी भेजने का नियम नहीं है तो मैं उसका उल्लंघन करने को कैसे कह सकती हूँ? निशा ने रुखाई से कहा। चाहे गाड़ी के बगैर परिवार को कितना भी परेशानी हो रही हो, इतनी ही परेशानी हो तो खुद की गाड़ी का इंतज़ाम कर लेना भाई मेरे। यह आपको क्या हो गया है दीदी? आप माँ से बात कीजिए। माँ एकदम बरस पड़ी। यह क्या लापरवाही है निशा? हमारे लिए बगैर गाड़ी ड्राइवर का इंतज़ाम किए टूर का बहाना बनाकर तुम छुट्टी मनाने निकल गई, शर्म नहीं आती? निशा तड़प उठी। मैंने कब कहा था माँ कि मैं टूर पर जा रही हूँ और काम की थकान उतारने को छुट्टी मनाने में शर्म कैसी? अगर गाड़ी के बगैर आपको दिक्कत हो रही है तो रिंकू से कहिए इंतज़ाम करें। परिवार के प्रति उसका भी तो कोई दायित्व है। यह तुझे क्या हो गया है निशा? रिंकू कह रहा है तू एकदम बदल गई है। रिंकू ठीक कह रहा है माँ, निशा ने बात काटी। मेरा पुनर्जन्म हो रहा है, उसमें आपको कुछ तकलीफ़ हो तो झेलनी ही पड़ेगी। और वह अभिषेक की फैली बाहों में सिमट गई। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।